नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका। वीडियो के इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग, चिन्ह परिपाटी के नियम, दर्पण सूत्र, आवर्धन सूत्र और प्रकाश का परावर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल। यानी कि आज के इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन खत्म किया जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण तो आप समझ ही रहे हैं। अवतल दर्पण ये हुआ अवतल दर्पण। इसका क्या उपयोग है? तो सबसे पहला इसका उपयोग हुआ टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों के अग्रदीपों में। आप देखते होइएगा टॉर्च को जब जलाते हैं तो उसकी तेज रोशनी एक जगह जमा होती है। इसी की सहायता से हम किसी चीज को ढूंढ पाते हैं। तो ये एक जगह सारी रोशनी जमा कैसे हो जाती है? तो ये अवतल दर्पण का गुण है कि इसके ऊपर जितना भी समानांतर प्रकाश आएगा उन सभी प्रकाश किरणों को, ये सब आपतित किरण हो गया और ये अब यहाँ जाएगा तो परावर्तित होगा, वापस लौटेगा। तो लौटने पर ये एक बिंदु पर आकर मिल जाता है और उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ऐसा तो आप सबको पता है। तो इसलिए जो है, देखिए, इसलिए यहाँ तेज रोशनी का अनुभव होता है। तो टॉर्च में, सर्च लाइट में, आप कहिएगा इसमें तो नहीं है अवतल दर्पण। बिल्कुल है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना अंदर की ओर धंसा हुआ, अब बल्ब से जो रोशनी आती है वो क्या करता है? अवतल दर्पण इन सभी प्रकाश किरणों को एक जगह पर जमा कर देता है। इसलिए तेज रोशनी इसके जलने पर आती है। तो टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहनों के अग्रदीपों में, हेडलाइट में, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है जब उसको जलाते हैं तो देखते हो सामने एक तेज रोशनी का, जिसको छर्रा जैसा बोलते हैं ना, वो आता है। वो इसी कारण। तो कभी कभी आपसे पूछ देगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हाँ, टॉर्च, सर्च लाइट या वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आप वहां बोलिए अवतल दर्पण में। और कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करेगा कि आपसे इसका कारण पूछ देता है कि क्यों होता है। तो सिंपल है, आप उसका जवाब दीजिए कि क्योंकि अवतल दर्पण समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर जमा कर देती है, इसलिए तो इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, है ना, कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा हो गया सेविंग दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण, ब्यूटी पार्लर ये सब में जो जाते हैं तो वहां चेहरा बड़ा बड़ा दिखता है। देखिए होता क्या है कि जो बाल है वो छोटा छोटा महीन है, कहीं छूट तो नहीं गया, या उसका डिजाइनिंग या कोई बाल का कुछ बड़ा छोटा तो नहीं है। उसको देखने के लिए हमको अपना चेहरा का फोटो कैसा चाहिए? बड़ा फिगर चाहिए। तो अवतल दर्पण ही तो बड़ा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है ना। अब बोलिएगा उत्तल दर्पण भी तो बनाता है काल्पनिक और सीधा। ठीक है, उत्तल दर्पण काल्पनिक और सीधा बनाता है, लेकिन बिंब की अपेक्षा वो क्या करता है? छोटा बनाता है। तो इसलिए आपको अवतल दर्पण का प्रयोग सेविंग मिरर के रूप में होता है। कारण समझ में आ गया? कारण क्या हुआ? क्योंकि ये काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कब बनाता है? जब वस्तु P और F के बीच में हो। ठीक है ना, ये सब बात पिछले वीडियो में हो चुकी थी। आंख, कान, दांत के चिकित्सकों द्वारा, आंख, कान, दांत, इस सब के चिकित्सक जो होते हैं, डॉक्टर, वो इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, ताकि मुंह के अंदर का जो भाग है ना, वो बड़ा दिख सके। तो इसका भी कारण आपको समझ में आ गया। क्योंकि देखिए ये दोनों जो हो गया अवतल दर्पण के 3 उपयोग हमने लिखे। तो ये पहला उपयोग का कारण क्या हो गया? क्योंकि ये समानांतर प्रकाश किरणों को एक जगह जमा कर देता है। और दूसरे और तीसरे उपयोग का कारण क्या हो गया? क्योंकि ये काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब चलिए उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग हो गए। वाहनों के पश्च दृश्य में, आप देखते होइएगा बाइक या कोई भी गाड़ी देखते हैं तो उसके साइड में 2 मिरर लगे होते हैं दोनों तरफ, है ना। उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। उसके ऊपर कुछ लाइन भी लिखा होता है। कभी आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट्स लुकिंग इन मिरर आर नियरर देन दे अपीयर, है ना। ऐनक में जो फोटो दिख रहा है पीछे के सामान सबका, वो जितना नजदीक दिख रहा है उससे ज्यादा नजदीक है। ऐसा क्यों? अब देखिए, क्योंकि वहां उत्तल दर्पण का प्रयोग किया गया है। और उत्तल दर्पण जो है ना, हमेशा हमने पढ़ रखा है कि उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कहां बनाता है? P और F के बीच में। अब देखिए, अब वस्तु कहीं भी हो, कितनी भी दूरी पे क्यों ना हो, उसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। तो पीछे से जो गाड़ियां आ रही है आपको लगेगा कि अरे इतना देर में तो हम
टर्न कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, लेकिन वो नज़दीक में होता है ना, और इस चक्कर में एक्सीडेंट्स हो जाया करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसलिए उस पर प्रिकॉशन के लिए लिखा गया होता है कि जितनी दूरी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है उससे ज़्यादा वो नज़दीक है ना। तो इसमें क्या हो गया कि अच्छा बोलिएगा, जब ये छोटा फिगर बनाता तो फिर इसका उपयोग क्यों होता है? तो इसका मुख्य कारण है कि वाहनों के पश्च दृश्य में उत्तल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है, इसके पीछे कारण है कि इसका द्वारक बहुत बड़ा होता है। अब द्वारक क्या होता है? तो द्वारक हो गया ये दर्पण के वृत्ताकार भाग का जो व्यास हुआ ना, दर्पण की चौड़ाई, विड्थ ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो इसकी जो चौड़ाई हो गई, दर्पण की चौड़ाई। अब देखिए, अगर हम गाड़ी में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, है ना, और अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा। पहले इस अंतर को समझ लीजिए, फिर आपको कारण अपने आप समझ में आ जाएगा। देखते होइएगा, ऐसे भी एक छोटे से दर्पण में एक छोटे से उत्तल दर्पण में गाड़ी में जो दर्पण लगा होता है, छोटा सा दर्पण होता है मोटरसाइकिल से, और पीछे का उतना बड़ा विशाल दृश्य, पीछे बहुत दूर दूर तक का ट्रक, बस, जो भी है, हजारों की संख्या में जो कुछ पीछे आपके है वो सब कुछ इसमें बन रहा है, इस छोटे से दर्पण में। इसके पीछे कारण क्या है कि इसका द्वारक, अभी इस सभी भागों से इसके ऊपर प्रकाश आ सकता है। देखिए ये जो है ना, इतना दूर से, सब जगह से, सब एरिया का प्रकाश इसके ऊपर आ सकता है, और जितने बड़े एरिया का प्रकाश इस पे आएगा उतने बड़े एरिया का ये फोटो बना सकता है। जबकि अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा कि अवतल दर्पण में क्या हो गया ना कि अवतल दर्पण बस अब इधर का प्रकाश, अभी ऐसा करके प्रकाश किरणें आएंगी, मतलब एक जैसे वक्रता केंद्र हो गया ना, तो इस तरह से बस ये एरिया का प्रकाश आएगा। तो इस एरिया का प्रकाश जब आएगा, या ज्यादा से ज्यादा इस तरह से समानांतर, तो इसका एरिया कम हो गया और इसका एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसका द्वारक बड़ा होता है। वाहनों के पश्च दृश्य में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका द्वारक बड़ा होता है। और स्ट्रीट लाइट में, अब स्ट्रीट लाइट आपने देखा होगा, अभी गलियों में खंभों के ऊपर जो लाइट लगे होते हैं, तो उसका प्रकाश टॉर्च की तरह एक जगह पे ऐसे जमा नहीं होता है। इस तरह से टॉर्च से जो लाइट्स निकलते हैं वो एक जगह पे पोल के नीचे जमा नहीं होता, उस खंभे के नीचे एक जगह पे तेज रोशनी होती है, नहीं होती है, उसकी रोशनी फैली हुई होती है। तो फैली हुई क्यों होती है? क्योंकि वो समानांतर प्रकाश किरणों को फैला देता है। अब जैसे देखिए कैसे फैला देता है। अब टॉर्च, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण के दो उपयोग हो गए, एक हो गया वाहनों के पश्च दृश्य में और दूसरा हो गया स्ट्रीट लाइट में। तो स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, हम इसको अभी समझते हैं। तो स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग का मुख्य कारण क्या हो गया, ध्यान दीजिए कि इसके ऊपर जो इस तरह से समानांतर प्रकाश किरणें आई ना, तो ये क्या किया, इस तरह से जैसे आया समानांतर प्रकाश किरणें आए, तो ये क्या करेगा, इसको इस तरह से फैला देगा। तो फैला देगा तो बहुत बड़े एरिया में रोशनी आ जाएगी। तो हमको क्या करना है, स्ट्रीट लाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि गली में दूर तक प्रकाश हो, है ना, उसके नीचे बैठ के किसी को पढ़ना तो नहीं है ना। चलिए, तो इस तरह से हमने अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग कारण के साथ समझा। अब इस वीडियो में हम इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। देखिए, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का क्या महत्व है इस पाठ में, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल के अधूरा है। और प्रकाश का परावर्तन, इससे संबंधित अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है, दर्पण से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, तो इसके लिए आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझना होगा। कार्तीय चिन्ह परिपाटी याद करने की चीज नहीं है, इसको अच्छे से समझना होगा। और इस भाग में हम यह भी जानेंगे कि क्यों वस्तु को हमेशा हम बोलते थे कि बाईं ओर में रखें, है ना। इन सभी बातों को हम इस भाग में पढ़ेंगे। तो आइए बहुत ध्यान से समझिएगा कार्तीय चिन्ह परिपाटी, उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल्स समझाएंगे। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, देखिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइन कन्वेंशन। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में कि आपसे 5 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ देता है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियमों को लिखें, तब तो कोई बात ही नहीं है, आपको वो नियम याद रखने होंगे या याद हो ही जाता है, अभी याद हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, अभी याद हो जाएगा। और ऐसे न्यूमेरिकल्स बनाने में
है ना। आपको इस नियम का उपयोग करना होगा। जब तक ये नहीं आएगा तब तक न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, और जब ये आता है तो प्रकाश का न्यूमेरिकल कुछ है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, अस्थिर से समझिए। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियम जो हो गया, तो सबसे अब देखिए इसका एक ही नियम आप याद रखिए कि वस्तु जब भी रहेगा, है ना। अभी हमने पढ़ रखा, ये अवतल दर्पण हो गया। अब देखिए ये मुख्य अक्ष है ना। अब क्यों कहते हैं इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना, ज्यामितीय प्रकाशिकी। देखिए ध्यान दीजिए, अब इसको गौन कीजिए, इस दर्पण को आप पहले हटाइए, है ना, और इसको समझिए। ये एक्स अक्ष गणित वाला, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर जो भी दूरी लेंगे, ये हो गया मूल बिंदु ओ, जिसको हम पी लिखेंगे यहाँ, यही तो इसका ध्रुव है। अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम एक्स अक्ष की ओर दूरी लेते हैं, इस दिशा में अगर कोई भी दूरी ली जाती है तो वो क्या होता है, प्लस में होता है। इस दिशा में कोई भी दूरी ली जाएगी वो क्या होगा, माइनस। बाई डायरेक्शन में, बाई तरफ जो भी दूरी लेते हैं हम, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेते हैं, तो बाई ओर जो भी दूरी लेते हैं वो क्या होता है, माइनस में होता है। दाई ओर की सारी दूरियां किस में होती है, प्लस में होती है। और वाई अक्ष के समानांतर ली गई दूरी, ये क्या होता है, प्लस में, और वाई डैश के समानांतर ली गई दूरी माइनस में। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दायां प्लस, बायां माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ठीक है ना। अब हो गया कार्तीय चिन्ह परिपाटी, तो आपको याद हो गया। बस एक ही चीज याद रखना है, एक नियम याद रखना है। क्या याद रखना है कि वस्तु जब भी रहेगा बाईं ओर। क्यों? क्योंकि कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है कि प्रकाश की, आपतित प्रकाश के किरण की दिशा, है ना, हमेशा बाईं से दाईं की ओर होना चाहिए। आपतित प्रकाश जो आएगा ना, वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आएंगी, उसकी दिशा किधर से किधर होनी चाहिए, हमेशा बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं कब होगा, जब वस्तु किधर रखा जाएगा, बाईं ओर। चलिए अब इसमें हम चिन्हों को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये P हो गया, इसको फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। इन सब की परिभाषा जो है कई वीडियोज में अपलोड की गई है। चलिए अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, वस्तु को हमने किधर रखा है, अभी हमने पढ़ रखा है कि वस्तु 6 पोजीशन पर हो सकता है इसमें। तो कहाँ हो सकता है, अनंत पर, सी और अनंत के बीच में, सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर, एफ और पी के बीच में। उस तरफ तो वस्तु रह नहीं सकता। तो सिंपल है। अब यहाँ से जब आपतित किरण आएगी तो उससे परावर्तित होके जाएगी, तो हमने पढ़ा कि फोटो कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। चलिए थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि हमको आपको साइन को समझाने में आसानी। तो प्रतिबिंब निर्माण हमने पढ़ रखा है। तो प्रतिबिंब निर्माण में हमने क्या पढ़ा कि प्रतिबिंब निर्माण में हमने 6 पोजीशन पढ़ा। उस 6 पोजीशन में हमको क्या बताया गया कि वस्तु हमेशा बाईं ओर है, और प्रतिबिंब 5 जगहों पर बाईं ओर बनता है। और जब वस्तु पी और एफ के बीच होता है, ठीक है ना, इस कंडीशन में जब होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है, पीछे, काल्पनिक और सीधा। तो प्रतिबिंब दोनों तरफ बन सकता है, लेकिन अभी बाईं ओर भी दाईं ओर भी, लेकिन बिंब हमेशा किधर रहता है, बाईं ओर। अभी हम लोग अवतल दर्पण में इस चीज को पढ़ रहे हैं। अब देखिए, तो हमको पता है, अभी देखिए, जो P से लेके F तक का जो दूरी है ना, P से F, P से लेके कहां तक, F तक। तो P से F तक की दूरी को हम कहते हैं स्मॉल f, फोकस दूरी। अब देखिए P से लेके C तक, P से लेकर C तक, इस दूरी को R बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, है ना। तो P से लेके C तक क्या हो गया, R। ये वस्तु दूरी है, इसको कुछ मान लेते हैं, चलिए AO, इसको तब तक हटा देते हैं। तो AO जो हो गया वस्तु दूरी हो गई, यानी कि P से लेके कहां तक की दूरी, O तक की दूरी। तो ये हमारा क्या हो गया, U फॉर अम्ब्रा, अम्ब्रा मीन्स ऑब्जेक्ट। तो U वस्तु दूरी, PO, इसको किससे सूचित करते हैं, U से, ठीक है ना। वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, U से। अब देखिए, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये P से लेकर प्रतिबिंब की दूरी है। चलिए इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, IB। तो PB, P से लेके कहां तक,
बी तक, ये दूरी क्या कहलाती है? भी। भी फॉर विजन। तो अभी देखिए, वस्तु दूरी को u से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, आप ये जो दूरियां देख रहे हैं f, r, u और v, ये चारों का चारों दूरी किधर है? इधर आपका बाईं ओर है। और हमने पढ़ा कि बाईं दिशा में जो भी दूरियां होती हैं वो किसमें होगा? माइनस में। तो सिंपल है, ये f भी माइनस में, r भी माइनस में, u भी माइनस में, v भी माइनस में। लेकिन v के लिए कंडीशन थोड़ा स्पेशल हो जाएगा, क्योंकि 5 जगह पर तो प्रतिबिंब पीछे बनता है, लेकिन एक जगह पर तो उधर चला जाता है ना, दाईं ओर। 5 जगह पे प्रतिबिंब बाईं ओर बना और एक जगह पे किधर बना? दाईं ओर बना। तो इसलिए यहाँ v का जो कंडीशन देख रहे हैं, यहाँ पे v प्लस में भी आ सकता है, प्लस में। तो ये v प्लस में कब हो जाएगा? v जो है ये डिस्टेंस प्लस में कब हो जाएगा? जब ऑब्जेक्ट p और f के बीच में रहेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से v जो है, v का आपका कितना कंडीशन हो गया? 2 कंडीशन हो गया, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो माइनस में कब होता है? जब सारा का सारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। v की दूरी माइनस में कब होती है? जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और v की दूरी प्लस में कब होती है? जब प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो इस तरह से हमने चिन्ह परिपाटी को समझा। अब कुछ और दूरियां हैं, ध्यान दीजिए। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? वस्तु की ऊंचाई है, AO वस्तु की ऊंचाई है। और वस्तु हमेशा किधर रहेगा? ऊपर की ओर, हमेशा y डैश के समान, y के समानांतर। वस्तु हमेशा किसके समानांतर रहेगा? y के समानांतर। और y के समानांतर जो भी दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक। इसको h भी लिखते हैं, h डैश भी लिखते हैं, h1 भी लिखते हैं। सिंपल है, अगर वस्तु दूरी को आप h1 मानते हैं तो प्रतिबिंब, वस्तु की ऊंचाई को h1 मानते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी? h2 हो जाएगी। तो h1, चलिए इसको h1 ही लिख लेते हैं हम। तो h1 AO कौन सी दूरी है? सॉरी, कौन सी ऊंचाई है? AO वस्तु की ऊंचाई है ना? तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा किस में होगी? प्लस में। और चलिए इसको भी, यहाँ तो IB है, IB तो IB जो देख रहे हैं, है ना, इसको भी IB ही मान लेते हैं क्योंकि ये भी तो प्रतिबिंब है। IB, तो IB का 2 कंडीशन हो गया। एक, या तो IB नीचे की ओर भी हो सकता है 5 जगह पे, और नहीं तो IB ऊपर की ओर हो सकता है। तो जब IB नीचे की ओर होगा तो देखिए y डैश के समानांतर हो गया, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? h2। ये किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस में कितने जगहों पर? 5 जगहों पर। यानी कि कब? जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तब। जब वास्तविक होगा तो IB किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। जब वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन सी में होती है? माइनस में, क्योंकि वो उल्टा होता है। तो उल्टा होगा तो नीचे की ओर होगा, तो नीचे की ओर होगा तो y डैश के समानांतर हो गया तो माइनस में हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब जैसे IB जो हो गया तो ये h2 एक जगह पे प्लस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा होगा तो ऊपर की ओर होगा, और ऊपर की ओर होगा तो y के समानांतर होगा, और y के समानांतर होगा तो प्लस में होगा। तो अभी इस तरह से, यानी कि आपको याद रखना है कि, याद क्या, फिगर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर इसको याद करने की चीज नहीं है, फिगर हमको कंसेप्ट में आना चाहिए। अब चलिए इन सभी चीजों को मैं रहने देता हूं, है ना, और इन्हीं चीजों को उत्तल दर्पण में अब देखते हैं। हमने अवतल दर्पण में देखा, अब मैं इस दर्पण को मिटा रहा हूं और उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी को समझते हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिए तब तक, है ना, समझ गए? चलिए इरेज करते हैं इसको। चिन्ह परिपाटी के नियम, इसमें 2 चीज एकदम याद रखना कि कभी भी बिंब की ऊंचाई हमेशा प्लस में होती है और बिंब की दूरी हमेशा माइनस में होती है। यानी कि वस्तु, ये जो है ना, ये वाला, ये याद रखिए एकदम, केवल इसको याद रखिए, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये याद रखिए और इसको याद रखिए, ये 2 कभी चेंज नहीं होगा। वस्तु की दूरी और वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, चाहे कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, पूरे प्रकाश में, इस चैप्टर में कहीं भी वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है और प्रतिबिंब, वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में होती है। ये 2 चीज नहीं चेंज होगा,
ना तो किसी दर्पण में, ना तो किसी लेंस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी हम समझते हैं किसमें? उत्तल दर्पण में। तो देखिए बच्चों, इस तरह से ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। हमने पढ़ रखा कि भैया वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, यानी कि वस्तु तो हमको हमेशा बाईं ओर रखना पड़ेगा ना। तो बाईं ओर तो तब होगा जब परावर्तक सतह बाईं ओर हो। तो ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, तो ये हो जाएगा एक्स डैश और ये हो जाएगा एक्स, ये मूल बिंदु हो गया, इसको पी लिख देते हैं। और इस तरह से ये देखिए ये वाई अक्ष हो गया, तो वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये गोला जो रहा होगा तो इस तरह से रहा होगा ना, तो गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, तो इधर आ जाएगा ना वक्रता केंद्र। इसमें किधर चला जाएगा? उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दाईं ओर चला जाएगा, सिंपल, सामने तो है, फिक्स है वो। और मुख्य फोकस तो पी और सी के बीच में होता है, तो सिंपल है यहाँ पी और सी के बीच में एफ। हाँ, मैंने पिछली बार बताया था और कुछ बच्चों को कहा था कमेंट करने के लिए कि आप समझे कि नहीं समझे। कई बच्चों ने तो बहुत अच्छा कमेंट किया कि हाँ भैया पी से सी तक के बीच की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, तो पी एफ 5 सेंटीमीटर होगी। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो इसको एक बार समझ ले कि भैया पी सी जो है उसका आधा होगा पी एफ, पी सी का आधा। तो पीसी 10 सेंटीमीटर, तो पीएफ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। छोटी सी बात थी, चलिए कोई बात नहीं, है ना। अभी इसको ध्यान दें, अब समझ गए। अब जैसे बहुत बच्चों ने अच्छा जवाब दिया था। उसके बाद यहाँ तो पीसी, अब वस्तु को किधर रखना है? बाईं ओर। चलिए हमने वस्तु को बाईं ओर रख दिया। अब यहाँ तो दो ही कंडीशन है, एक अनंत और एक मुख्य अक्ष पर कहीं भी। और हमने पढ़ रखा है कि प्रतिबिंब इसमें हमेशा कहाँ बनेगा? पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में हो गया। अब कहाँ दिक्कत है? पी से एफ की दूरी, फोकस दूरी, और ये किधर आ गई? अब दाईं ओर ना, तो दाईं ओर है तो किस में होगा? प्लस में होगा। पी से सी की दूरी, पी से लेकर सी तक ये वाला दूरी, ये पी सी किधर है? दाईं ओर है, प्लस में होगा। उत्तल दर्पण में अब कैसे चिन्ह हो रहा है? चेंज खुद से हो रहा है भाई। पीओ, तो पीओ ये एओ ऑब्जेक्ट और ये आईबी इमेज, तो अब पीओ वस्तु दूरी किधर है? बाईं ओर है, तो सिंपल है, माइनस में होगा। हमने पहले ही आपसे कहा था कि वस्तु दूरी कभी बदलती ही नहीं है, हमेशा वस्तु दूरी का चिन्ह, वस्तु दूरी का चिन्ह नहीं बदलता है। हाँ ठीक है, स्लिप ऑफ टंग। अब उसके बाद अब पीबी तो हो, अभी पीबी, पीबी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब इधर किधर है? काल्पनिक है, दाईं ओर है। देखिए यहाँ दाईं ओर है, तो दाईं ओर है तो क्या होगा? पीबी प्लस में होगा। और सिंपल है, इसका जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता ही नहीं है। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता ही नहीं है तो इसमें जो है सिंपल है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? प्लस में होगी, धनात्मक होगी, दाईं तरफ हो गया ना प्रतिबिंब। अच्छा, ए ओ वस्तु की ऊंचाई, तो हमने आपसे कहा कि वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा ऊपर की ओर होती है, तो ऊपर की ओर होती है तो सिंपल है, प्लस में होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब प्रतिबिंब तो इसमें हमेशा काल्पनिक बनता है, वास्तविक तो बनता ही नहीं है। तो वास्तविक जब बनता नहीं है तो नीचे की ओर प्रतिबिंब बनेगा नहीं, हमेशा प्रतिबिंब ऊपर के डायरेक्शन में बढ़ेगा, वाई के डायरेक्शन में। तो वहां प्रतिबिंब की ऊंचाई किस में हो जाएगी? प्लस में, क्योंकि हमको पता है कि वाई के समानांतर जो ली गई दूरी होती है, ऊंचाई जो भी होती है, उसको हम कौन सी में लेते हैं? प्लस में। तो यहाँ H2 जो हो जाएगा हमेशा किस में हो जाएगा? प्लस में, यानी कि ये माइनस में नहीं होगा, काल्पनिक बनता है। तो बस यही तो हो गया हमारा चिन्ह परिपाटी। तो इस प्रकार हमने चिन्ह परिपाटी के नियम को समझा। अब एक बात आप फिर से ध्यान से समझ लीजिए, पी एफ फोकस दूरी, पी सी वक्रता त्रिज्या, पीओ है ना, पीओ वस्तु दूरी। अब इसको हम ऐसे बोल देते हैं, ध्रुव से मुख्य फोकस दूरी, इसको किससे सूचित करते हैं? एफ से। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी आर से सूचित की जाती है, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी से सूचित करते हैं। ध्रुव से वस्तु की दूरी यू से सूचित करते हैं। वस्तु की ऊंचाई h1 से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 से सूचित करते हैं। बस इतना याद हो गया। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन में जो फॉर्मूला है उसको समझते हैं, आवर्धन को समझते हैं, और उसके बाद फॉर्मूला हम आपको सब समझा देंगे।
फिर इन सभी फार्मूला का प्रूफ भी मैं बताऊंगा, और ये प्रूफ अगले वीडियो में बताएंगे। प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है इन सभी फार्मूला का प्रूफ, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए पढ़ना चाहिए, है ना। केवल एग्जाम के मार्क्स से सब कुछ नहीं होता है ना। नॉलेज भी बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों, तो इसलिए हम उसको अलग से एक वीडियो बना देंगे। जिनको नहीं चाहिए वो बस इसमें काम चल जाएगा, और जिनको उसको देखना है तो वो वहां चले जाएंगे, है ना। अब ध्यान देते हैं तो आवर्धन, आवर्धन अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या है मैग्निफिकेशन? कुछ नहीं है, आवर्धन को m से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बात को समझिए, जैसे किसी दर्पण के सामने कोई 5 सेंटीमीटर का वस्तु रख दिए और उसका प्रतिबिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर का बना दिया, तो आवर्धन कितना हो जाएगा? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि 10/5 बराबर 2। और कभी भी अनुपात का तो कोई मात्रक होता नहीं है। 10 सेंटीमीटर बटा 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया ना, तो अनुपात का कभी कोई रेशियो का जो है कभी कोई सिंबल यूनिट मात्रक नहीं होता है। तो आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, या इसी को बिंब की ऊंचाई, ठीक है, बिंब की ऊंचाई, इसी अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला है वही इसकी परिभाषा है। अब ध्यान देते हैं, आवर्धन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात को समझिए। इसका कुछ और भी 1-2 फार्मूला हो जाएगा। m बराबर -v/u, ये इस फार्मूला का भी उपयोग होगा, है ना। m = 1 - v/f। अब इसमें किसको क्या कहते हैं ये आपको पता है। तो ये 3 फार्मूला आवर्धन से संबंधित आपको उपयोग में आएगा, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, m बराबर h2/h1, है ना। तो ये हो गया हमारा 3 फार्मूला आवर्धन का, ठीक है। अब आवर्धन का फार्मूला आप समझ गए। आवर्धन से संबंधित कुछ बहुत माइन्यूट बात को समझिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई यदि बराबर हो जाए, जैसे कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी जाती है तो जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो सिंपल है, जब प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई बराबर हो जाएगी तो वो कटेगा तो कितना आएगा? 1। तो आवर्धन का मान अगर 1 है, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई बराबर है। तो समतल दर्पण में आवर्धन हमेशा 1 होता है। अवतल दर्पण में आवर्धन 1 कब होगा? जब प्रतिबिंब और बिंब दोनों एक ही जगह पे हो। तो एक ही जगह पे कहां होता है? वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो जितना दूरी u हो गया उतना ही दूरी v हो गया, तो v/u, या जितना h1 हो गया उतना ही h2 हो गया, तो h2/h1 उतना ही आएगा, सिंपल। तो आवर्धन का मान 1 होगा कब? जब बिंब बराबर प्रतिबिंब, बिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखिए, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा है, ध्यान दीजिए, m का मान 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया कि h2 बराबर है किसके? h1 के। m का मान अगर 1 से कम है, <1, 1 से कम है, तो किसी भी भिन्न में जब भाग की क्रिया की जाती है तो 1 से कम मान कब आता है? बताइए, 1 से मान कम कब आएगा? तो ऊपर अगर कम होगा, अंश कम होगा, हर ज्यादा होगा, क्या 4 में 5 से भाग देंगे तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। अब 5 में 4 से देंगे तो 1 से ज्यादा होगा। कभी भी ऊपर वाला अंश यदि ज्यादा है तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, अंश अगर कम है तो वैल्यू 1 से कम आएगा। यानी कि यहां स्पष्ट है कि m का मान अगर 1 से कम है, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब छोटा है। प्रतिबिंब क्या है? छोटा है। h2 कम है किस से? h1 से।
m का मान अगर 1 से ज्यादा है, हा? तो इसका क्या मतलब हो गया, भाग दे रहा है। अब 10 में 5 से भाग दिए तभी तो 2 आया ना, तो 1 से ज्यादा आया ना। हा? अगर ऊपर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का वस्तु है, 6 सेंटीमीटर का फोटो बन गया, तो तभी क्या हो जाएगा 1.2, तो 1 से ज्यादा आया ना। तो कब आएगा 1 से ज्यादा, जब ऊपर में नीचे वाले से ऊपर का मान क्या हो, ज्यादा हो। तो ऊपर किसको रखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर ज्यादा होगी बिंब की ऊंचाई से, तो सिंपल है m का मान क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा। ठीक है ना, इसको बहुत ध्यान से समझ के रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना। उसके बाद न्यूमेरिकल बनाने में ये आपको बहुत काम आने वाला है। अब एक और चिन्ह से संबंधित जानकारी इसमें लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू को तो समझ गए, अब चिन्ह से संबंधित जानकारी लीजिए कि m का मान अगर प्लस में आता है और m का मान माइनस में आता है, इसका मतलब क्या है। अब जैसे +1 आया या -1 आया, इसका क्या मतलब है। तो m निकालते कैसे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, यानी कि h2 बटा h1। हम जानते हैं कि h1 हमेशा प्लस में होता है, h1 जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस में। अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन H2 जो है अपना, ये तो प्लस में भी हो सकता है और H2 जो है माइनस में भी हो सकता है। इस बात को अब गौर कीजिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में भी हो सकती है और प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में भी हो सकती है। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर प्लस में है, नीचे वाला तो फिक्स है कि प्लस ही होगा, तो नीचे वाला भी प्लस और ऊपर वाला भी प्लस, तो वैल्यू किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में कब होती है, जब प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। यानी कि आवर्धन का मान अगर प्लस में है तो ये हमको बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है और सीधा है ना। प्रतिबिंब काल्पनिक है कि वास्तविक है, सीधा है कि उल्टा है, ये m का चिन्ह बताता है, आवर्धन का जो चिन्ह होता है। अब जैसे m का मान माइनस में आया तो h1 को तो हमेशा प्लस नहीं रहना है। अब h2 ये माइनस में होगा तभी तो वैल्यू माइनस में आएगा, और ये माइनस में जब होगा इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, और जब वास्तविक है तो उल्टा तो है ही। तो m से संबंधित दो ये डिटेल को ध्यान से समझ के रखिएगा, आपको प्रतिबिंब की प्रकृति बताते समय बहुत सुविधा होगी और मजा आ जाएगा न्यूमेरिकल बनाने में बच्चों। तो ध्यान दीजिए, m का मान काल्पनिक, m का मान काल्पनिक, m का मान प्लस में होगा यानी कि प्रतिबिंब काल्पनिक है, और m का मान माइनस में होगा तो मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। तो हमने किरण आरेख की बनावट के नियम समझा, आवर्धन और उससे संबंधित सूत्र को समझा। अब देखिए दर्पण सूत्र, ध्यान दीजिएगा, और इन सभी फॉर्मूला का प्रूफ के लिए जो है हम अलग से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो आपके सिलेबस में प्रूफ करना नहीं है ना, उस सबको प्रूफ करना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, है ना। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे जानना चाहिए, मुझको समझना चाहिए, तो आप उसको देख सकते हैं, है ना। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अभी चलिए ध्यान देते हैं, हम लोग को समझना है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, कुछ नहीं है, साधारण सा है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर माने दर्पण, फॉर्मूला माने सूत्र, तो हो गया मिरर फॉर्मूला। अभी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसी को तो कहते हैं दर्पण सूत्र, है ना। v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब बिंब की दूरी, f का मतलब फोकस दूरी। अब कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा पता है, घुमा देगा। कैसे घुमा देगा, देखिए इसका बटा का जोड़ कर देते हैं। देखिए v और u का एलसीएम क्या हो जाएगा, u v या v u, v से v कट गया तो क्या बच गया u, u से u कट गया तो क्या बच गया v इज इक्वल टू 1/f। तो इसको क्रिस क्रॉस कर दीजिए, u प्लस v इंटू एफ बराबर u v, कैचिया गुना कर दिए, इससे इसको और इससे इसको, इसीलिए f बराबर uv बटा u प्लस v। अब देखिए बोल देगा एग्जाम कि f इज इक्वल टू डैश बाई यू प्लस v। अब आपका दिमाग घूम जाएगा कि भाई फार्मूला तो पढ़े नहीं किए, पढ़े, एकदम पढ़े,
इसी को बटा पर का जोड़ कर दिया, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू यू भी बटा यू प्लस भी, ये कहां से आ गया समझ गए, ठीक है ना। एक ही चीज है, थोड़ा सा टेंथ होता है तो टेंथ में बोर्ड में थोड़ा सा दिमाग जो है देखिए लगाना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। अभी चलिए, तो इसमें ये अपना हो गया दर्पण सूत्र, और तो इस तरह से हम सभी फार्मूला को एक साथ लिख देते हैं जिसकी आपको आवश्यकता होने वाली है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। फिर मैं आपको न्यूमेरिकल समझाना शुरू करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो प्रकाश का परावर्तन भाग है उसके लिए क्या क्या जरूरत होने वाला है। तो 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, ये हमारा एक फार्मूला हो गया जिसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। F बराबर r/2, ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। एक फार्मूला हो गया m बराबर h2/h1, ठीक है ना। उसके बाद m बराबर -v/u, ये सारे फार्मूला किसके लिए हो रहे हैं, ये सब परावर्तन के लिए हो रहा है, ठीक है ना। और m बराबर 1 - v/f, तो इतना हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इतने फार्मूला का यूज हमको प्रकाश के परावर्तन में होगा, और उसके बाद हम परावर्तन में जो भी बेसिक जानकारियां लिए हैं उन सभी जानकारी का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए अभी आपको हम एक न्यूमेरिकल बताते हैं, न्यूमेरिकल बनाने का तरीका समझाते हैं, और फिर आपको एक न्यूमेरिकल देंगे भी घर से बनाने के लिए, और देखते हैं कमेंट में आप उसका आंसर लिख के बताइएगा। तो बच्चों इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, और चलिए ध्यान दें, इसमें किसका क्या वैल्यू है समझ ही रहे हैं। v प्रतिबिंब दूरी, u बिंब दूरी, f फोकस दूरी, r वक्रता त्रिज्या, h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 बिंब की ऊंचाई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी बुक से मैं समझाता हूँ, है ना। और कहता है, चलिए अभी मैं एग्जाम्पल को ही समझा दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से परावर्तन का, केवल परावर्तन का न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, अपवर्तन अब अगले वीडियो। तो 10.1 एक क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताइए। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल पढ़ के एकदम आपका दिमाग घबरा गया होगा, बाप रे तो बहुत अटपटा टाइप का लग रहा है। अरे कुछ नहीं है, बटा पर का जोड़ घटाव आ रहा है ना, तो न्यूमेरिकल लाइट का आता है, खाली कार्तीय चिन्ह परिपाटी आना चाहिए। ध्यान दीजिए, अभी समझिए। सबसे पहले हमको न्यूमेरिकल बनाने से पहले यह देखना है कि हमारा दर्पण कौन सा है। आप उसमें कहाँ क्या है कुछ मत देखिए, सबसे पहले देखिए कि हमारा दर्पण कौन सा है। तो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण हो गया, हमको पता हो गया कि भैया हमारा दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। 10.1 न्यूमेरिकल है। चलिए, तो उत्तल दर्पण हमने बना दिया, हो गया ना। ध्यान दीजिए, लाइट का न्यूमेरिकल बहुत हल्का होता है, एकदम आसान होता है। एक न्यूमेरिकल समझ गए ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। ध्यान दीजिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, पता किया कि हमारा दर्पण कौन सा है। तो हमको पता चल गया, वो बता ही रहा है कि हाँ उत्तल दर्पण है। और ऐसे भी हमने पढ़ रखा है कि वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, उत्तल होता है। हमने लिख दिया उत्तल, तो हमने सबसे पहले उत्तल दर्पण बना दिया और F और C कर दिया, इतना काम कर दिया। अब कहिएगा क्या सर इसमें न्यूमेरिकल बनाना है, आप डायग्राम बना रहे हैं। देखिए, इससे क्या होगा ना, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल ये पूछता है। अगर गलत हो गया ना तो 5 मार्क्स चला जाएगा, और अगर इस मेथड से बनाते हैं ना तो गलत हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिए, अब हमको पता है कि वस्तु तो इधर ही रहना है, वस्तु को तो बाई हो रहना है ना। ये फोकस हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया। चलिए, अब हो गया, अपना काम बन गया। चलिए ध्यान देते हैं, अब क्या बोलता है, वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, ठीक है। मतलब P से C तक कितना है, 3 मीटर। तो हम लिख देते हैं R बराबर 3 मीटर। अब आप बताइए प्लस में होगा या माइनस में, ऑफ कोर्स प्लस में, क्योंकि ये दाईं ओर है। अब यहाँ याद रखने का जरूरत ही नहीं है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में कि माइनस में, क्या है यार, इसलिए तो बोले थे फिगर बना लेना। तो इससे F का वैल्यू निकल जाएगा, 3/2 = 1.5 मीटर आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, ओहो ये दिया 5 मीटर, यानी कि U हो गया हमारा -5 मीटर।
तो सिंपल ही तो है, u और f हमको पता है तो v तो निकल ही जाना है। v कैसे निकलेगा, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस u का वैल्यू हमारा क्या दिया, -5, तो 1/-5 इज इक्वल टू 1/f। तो f का वैल्यू हमारा क्या है 1.5, प्लस में लेना है, देख रहे हैं सामने है, तो हमने ले लिया 1.5। चलिए इसका डेसिमल हटा देते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 1/v माइनस प्लस माइनस माइनस 1/5 बराबर 2/3। अब -1/5 है, इसको उठा के उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा। चलिए अभी यहाँ पे बना देता हूँ, क्या कोई दिक्कत नहीं, चलिए इस पार्ट में बना देते हैं, आपको दिखेगा भी, है ना। तो 1/v इज इक्वल टू 2/3, और ये जो -1/5 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1/5। चलिए अब इसका तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 या 15 एलसीएम हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 प्लस, है ना, 5 से कितनी बार कट गया, 3 बार, और 3 × 3, तो कितना आ गया 1/v इज इक्वल टू 13/15। तो अभी इसको आप निकाल दे सकते हैं डेसिमल में। चलिए 13 को 15 से डिवाइड कर लेते हैं, तो पॉइंट दे दिए 0, दे दिए 15 8 120 10 0 0, चलिए 0.86 इज इक्वल टू 0.86 मीटर, है ना, सिंपल है, 0.86 मीटर। आ गया ना, कैसे आया समझ गए। अब देखिए हमने जो बनाया है ना, वो उसका आंसर सही है या नहीं है वो देखते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, उसका आंसर सही है या नहीं है, हमारा आंसर ही बताएगा कि वो सही है या नहीं है, वो हमको डायग्राम से पता चलेगा। हमने पढ़ रखा है कि वस्तु जब इधर उत्तल दर्पण में कहीं भी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, P और F के बीच में, और यहाँ F कितना है, F की दूरी देखिए कितना है, 3 मीटर है, तो इसका 1.5 मीटर है, आधा है। जब r 3 मीटर है तो f कितना हो जाएगा 1.5, उसका आधा 1.5 मीटर। तो प्रतिबिंब को यहां बनना है, इसी बीच में कहीं बनना है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1.5 से कम आना चाहिए, 1.5 मीटर से कम आना चाहिए। देखिए तो हमारा आंसर आया 0.86 मीटर, यानी कि हमने सही बनाया। दूसरा कंफर्मेशन, पहला कंफर्मेशन तो मिल गया। दूसरा हमने पढ़ा है कि भैया इसमें उत्तल दर्पण तो प्रतिबिंब सीधा बनाता है, काल्पनिक बनाता है, ये अच्छा, तो सीधा और काल्पनिक और दाईं ओर बनाता है, तो इसका आंसर प्लस में आना चाहिए, है ना, इसका जो आंसर आएगा वो दाईं ओर बना तो ये प्लस में आना चाहिए ना। देखिए हमारा आंसर प्लस में आया। तो इस तरह से अब उसके बाद पता चलेगा न्यूमेरिकल का, इसका प्रकृति, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमने निकाल दिया। अब कहता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति बताइए, तो प्रकृति तो अब आपको खुद पता है, इसको जो बनाए तो हमको खुद पता चल गया ना कि कैसा बनता है। तो काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा, ठीक है ना। तो ये कैसे लिखा गया समझ में आया। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल प्रकाश का परावर्तन का बनाना है। और एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं जिसका आप घर पे बनाएंगे और इसका जो आंसर है वो कमेंट में लिख के बताएंगे, ताकि हमको पता चले कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। पिछली बार का न्यूमेरिकल कई बच्चों ने नहीं बना पाया, बहुत आसान था, लेकिन भाई चलिए देखते हैं इसको। कहता है अभी, चलिए आपको एक न्यूमेरिकल दे देते हैं, कौन सा लेंस 15। देखिए ये 15 है अवतल दर्पण। चलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 बनाना है और उसका आंसर जो है कमेंट में करना है। फिर देखते हैं कि कितने बच्चों को ये समझ में आया। और इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सुन लीजिए, जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण की बिना छुए हुए पहचान कैसे करेंगे। एकदम आसान है भाई, एक छपे हुए अक्षर को किसी कागज पे कुछ लिख लेंगे और उसको जो है बारी बारी से तीनों दर्पण के सामने ले जाएंगे। यदि प्रतिबिंब उल्टा, सीधा, बड़ा, छोटा हर प्रकार का बन रहा है तो वो अवतल दर्पण है। यदि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा है और वस्तु के बराबर आकार का बन रहा है तो वो समतल दर्पण है। और प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा है और वस्तु से हमेशा छोटा बन रहा है तो सिंपल है, वो उत्तल दर्पण है। तो इस तरह से हमने प्रकाश के परावर्तन भाग को समाप्त किया।
अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का 8, 9, 10 इन सब का नोट्स जो है आप टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे देंगे, वहाँ आप ज्वाइन कर लें और वहाँ आपको सारे नोट्स पढ़े हुए मिल जाएंगे। समय समय पर उसमें बोर्ड परीक्षा से संबंधित जानकारियाँ भी दी जाती रहेंगी कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, मार्क्स कैसे लाएं। तो तब तक के लिए बाय।